हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार साहस से स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर चुका था और आपने अगर फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद इस वीडियो को आप आइएगा और देखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। और आपको बता दें कि यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है और आपको ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अभी तक ने 8 विषय को नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक 8 विषय को नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। अगर सोशल साइंस में अभी तक नहीं पढ़े हैं तो दोस्त, इस टॉपिक में हम बात करेंगे 2 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, ठीक है। राज्य मतलब क्या होता है, जो हमारा एक राज्य है, हम बिहार में रहते हैं तो वो हमारा क्या है, एक राज्य है। और भारत देश में रहते हैं तो उसे राष्ट्र कहा जाता है। और उसका आय में क्या होता है, उसका इनकम कितना है, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में तो आय आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको फिर से बता देना है, जो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। और इस पे आपको जितना भी हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देंगे और इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर को ही देखेंगे और पूरा आपको जितना VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला है उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है दोस्त। सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे आय की बात हो रही है, तो सबसे पहले आय क्या होता है, ठीक है दोस्त। तो आय मतलब होता है इनकम। आपको पता चल चुका होगा, जैसे आपके गांव, कस्बे या कोई भी शहर में रहते हैं तो आपको पता चला होगा जो इनकम कोई कहता है, आप सुने होंगे पहले भी, जो इनकम क्या होता है भाई। जैसे आपको पापा जी काम करते होंगे, दादाजी काम होंगे, तो नहीं वहाँ पे बोला जाता होगा जो हमें कुछ इनकम हो रहा है, हमें कुछ मतलब पैसा मिल रहा है, तो क्या होता है, इनकम। तो जब इनकम की बात किया जा रहा है तो देखिए इनकम क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक, मतलब देखिए शारीरिक में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक और टॉपिक हो गया, अथवा मानसिक, ठीक है, कार्य करता है और उसी कार्य के बदले में पारिश्रमिक, ठीक है, मिलता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं, ठीक है। तो दोस्त देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक कैसे कैसे बात किया जाए। जब कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम शारीरिक, मतलब यहाँ पे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो शारीरिक मेहनत किया जा रहा है या मानसिक। अब देखिए कोई व्यक्ति क्या होता है, बैठे रहता है और सोचते रहता है, दिमाग से सोचकर और किसी प्रकार का डिजाइन कर देता है और उसको बेचता है। तो जब डिजाइन कर देता है तो वो मानसिक हो गया। और जो मेहनत करता है, अगर जैसे हम यहाँ से मार्कर से लिख रहे हैं तो यहाँ से शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम शारीरिक मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे दिमाग लगाकर आपको हम अपने दिमाग से पढ़ा रहे हैं जो क्या क्या टॉपिक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मानसिक, ठीक है। तो जो मानसिक और शारीरिक कार्य में कोई भी काम करता है तो उस कार्य के बदले में उसे क्या मिलता है, पारिश्रमिक, मतलब उसको पैसा मिलता है। पैसा मिल सकता है या किसी कोई वस्तु मिल सकता है, सेवा मिल सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, जो पारिश्रमिक या पैसा मिलता है तो उसे उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का, जो काम किया है उस व्यक्ति का आय कहते हैं। समझ में आ चुका है दोस्त। जैसे हम देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश करो अपने शब्दों में, जैसे मतलब आय क्या होता है, इनकम क्या होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, आपके पापा जी, कोई भी घर के मम्मी उम्मी कोई हो गई, और कोई भी काम करता है, शारीरिक मतलब शरीर से लगाव से काम करे, या मानसिक मतलब दिमाग लगाकर काम करे, उसके बदले में हमें क्या मिलता है, परिश्रम करने के कार्य के बदले में अगर हम किसी के घर बना देते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हमें पैसा मिलता है ना। तो जब हमें उसके बदले में पैसा मिलता है तो वहाँ पे शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, तो शारीरिक मेहनत से हमें पैसा मिल रहा है, तो उस पैसा को पारिश्रमिक मतलब पैसा मिलता है, तो उस पैसा को उस व्यक्ति का आय कहते हैं। समझ में आ चुका दोस्त। देखिए, तो आय आपको पता चल चुका है, यह बहुत ही VBI टॉपिक है क्योंकि हमेशा पूछता रहता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये देखिए, रैग्नर नॉर्कस, ठीक है। रैग्नर नॉर्कस जो हैं, इन्होंने क्या कहा था सबसे पहले, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही VBI क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखिए, रैग्नर नॉर्कस ने कहा था ये गरीबी को जन्म देती है। मतलब क्या कहते हैं, गरीबी को जन्म देना मतलब क्या होता है। जैसे देखिए दोस्त,
अगर हमारे बाल बच्चे हैं, अगर हमको पास उतना पैसा नहीं है, जैसे आपके पिताजी हैं और आप गरीब हैं, तो आपके पास उतना पैसा नहीं है आपके पिताजी के पास, तो क्या होगा उसको। ऐसे आप देखे होंगे शहर में ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो घूमते रहते हैं, ठीक है, पैसा मांगते रहते हैं रोड पे या स्टेशन पे। तो क्या होता है, उसके पास गरीबी है, उसके गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं है जिसके कारण उसको पढ़ा लिखा कर उसको इंटेलिजेंट बना सके, ठीक है, और कुछ सक्सेस दिला सके। तो गरीब है, ठीक है। तो जब गरीबी है उसके पास और पैसा नहीं और नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा, फिर गरीब होगा, उसके भी बाल बच्चे होंगे तो वो भी भीख मांगेंगे, वो अभी गरीब होगा। तो वहीं बता रहे हैं रैग्नर मार्कस जो हैं, तो वो बता रहे हैं गरीबी गरीबी को जन्म देता है। मतलब गरीब बच्चा है तो वो भी और आगे चलकर होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं तो वो भी क्या होगा, गरीबी पैदा होगा, ठीक है। तो रैग्नर मार्कस के द्वारा कहा गया है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछता है जो किसने कहा था गरीबी गरीबी को जन्म देता है, तो रैग्नर मार्कस ने कहा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है योजना आयोग ने मार्च कब 2009 के अनुसार, आंकड़े जो है 2009 के आंकड़े के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। देखिए बता रहे हैं जो योजना आयोग जो है, आयोग को आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक है, जाकर देख लीजिए। योजना आयोग जो है, तो योजना आयोग क्या, देखिए उड़ीसा राज्य के बाद बिहार जो हमारा मतलब राज्य है, वो पूरे देश की बात की जा रही है, पूरे देश में उड़ीसा जो राज्य है उसके बाद सर्वाधिक गरीब, मतलब उससे भी गरीब हमारा राज्य है। यहाँ की 41.4%, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्त, 41.4%, बहुत ही VVI है आपके लिए, बहुत ही VVI दोस्त, ठीक है। 41.4% क्या है, आबादी गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। देखिए क्या होता है जी, यहाँ पे जो बिहार हमारा राज्य है देश के अंतर्गत 2009 में जब इस बुक को NCERT जो बुक अभी चल रहा है, जिस बुक के अनुसार आपको पढ़ रहे हैं, 2009 के अनुसार उस बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारा बिहार राज्य है उसका जो हमारा गरीबी रेखा, मतलब गरीबी का कितना प्रतिशत लोग गरीब, वहाँ पे 41.4% यहाँ पे आबादी जो मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो क्या हैं, आबादी गरीब रेखा से गुजर रहा है, ठीक है, नीचे देखो रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। मतलब गरीबी रेखा से देखिए 41.4% 2009, याद रखिएगा कब, 2009 के आंकड़ा के अनुसार 41.4% हमारा जो बिहार राज्य है उसमें आबादी जो है गरीबी रेखा से गुजर बसर करती है। उसके बाद देखिए सन 2008-9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय, अब देखिए प्रति व्यक्ति आपको आय हमने इसलिए आपको देखिए इसलिए बताया है कि फर्स्ट चैप्टर का आप इसलिए देखिए क्योंकि उसमें इस सभी टॉपिक के बारे में प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है, योजना आयोग, इस सभी टॉपिक के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बोले हैं कि फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये समझिएगा तो बहुत इजी समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद जितना भी टॉपिक है, अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा लेकिन पूरा डिटेल में समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले वाले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो वैसे बच्चे यहाँ पे जुड़े रहिए, इसलिए आपको बोल रहे हैं इस वीडियो को हम पूरा एक ही वीडियो में चैप्टर को खत्म करें कम समय में, ठीक है। देखिए प्रति व्यक्ति आय 2008 और 9 के अनुसार बता रहा है, पूरे देश में जो भारत देश है, हमारा जो भारत देश है, इस पूरे देश में बता रहा है 2008 और 9 के अनुसार 25,494 रुपया, ठीक है। उसके बाद सन 2005 और 6 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय, और बता रहा है जो 2005 और 6 में, ठीक है, 2005 और 6 की बात की जा रही है, 2005 और 6 के बीच में, ठीक है, उन दोनों के बीच के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक व्यक्ति का आय बिहार में, ठीक है, 6,610 रुपया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया, जो 2008 और 9 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय, मतलब भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया, और सन 2005 और 6 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक। देखिए सर्वाधिक मतलब क्या होता है,
प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए कुछ ऐसे हमारे जो एथी हैं, जैसे देखिए बिहार के कुल 38 जिला है। बिहार में कौन जिला है अब वो पता होगा, 38 जिला है। 38 जिलों में प्रति व्यक्ति आय मतलब कौन ऐसा मतलब जिला है जहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इनकम वहाँ पे होता है। कौन सा ऐसा जिला है वहाँ पे हर लोग काम करते हैं और प्रति व्यक्ति मतलब एक एक व्यक्ति का आय जो है अधिक है वहाँ के। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय बिहार के पटना जो है, देखिए पटना सिटी में क्या होता है, वहाँ के औरतें भी काम करती है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस में काम करती है, ठीक है, और फैक्ट्री में काम करती है, वहाँ पे उद्योग में काम करती है, जिससे वहाँ पे भी और वहाँ के औरत वहाँ के जेंट्स जो है दोनों काम करते हैं। तो काम करने के कारण वहाँ के प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। लेकिन गाँव में देखिए क्या होता है, गाँव में औरतें काम नहीं कर पाती है, ठीक है, गाँव में औरतें काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो गांव में औरतें काम नहीं करने के कारण वहाँ के न्यूनतम मतलब सबसे कम बता जा रहा है, जो सबसे कम न्यूनतम सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्ति का आय किस जिले का कम है। तो शिवहर जो है, शिवहर आपको पता होगा शिवहर, ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो शिवहर से होंगे तो उनको पता होगा जो वहाँ के प्रति व्यक्ति मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के एक एक व्यक्ति जो है उसका आय जो है बहुत कम है। वहाँ के एक व्यक्ति बहुत कम रुपया कमाता है। जैसे पटना में जाइएगा तो मानिए कोई व्यक्ति वहाँ के 500 रुपया कमा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे पति और पत्नी दोनों व्यक्ति हैं 500 रुपया कमा रहे हैं तो 1000 रुपया हुआ। लेकिन शिवहर में देखिए वहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं, औरतें काम नहीं करेगी, वहाँ के जितने भी जेंट्स हैं, वहाँ के समाज जो है, वहाँ का कल्चर जो है वहाँ का काम नहीं करने देती है औरतों को। तो 500 रुपये तो ऐसे घट गया, और वहाँ के जेंट्स जो है काम करते हैं तो 300 रुपये मिलता है। तो बताइए यहाँ के प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फैमिली 1000 रुपये कमा लिया, 2 व्यक्ति मिलके, और यहाँ पे दोनों व्यक्ति मिलके 300 रुपये कमा रहे। तो इसका आय क्या हुआ, कम हुआ, इसका आय क्या हुआ, ज़्यादा हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पे बिहार का और कौन ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना ज़्यादा है, तो पटना, और न्यूनतम किसका है, कम मतलब शिवहर का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है टॉपिक है राष्ट्रीय आयोग क्या होता है, मतलब नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है। जूम इन कर दिया एक बार, ठीक है, हटाओ। देखिए राष्ट्रीय आय मतलब बोला जा रहा है नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय देखिए क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या किया, राज्य के आयोग मतलब राज्य के आय के बारे में डिस्कस किया, और जिला के भी आय में बारे में डिस्कस किया। बिहार देखिए हमारा देश भारत हो गया, देश हुआ तो क्या हुआ, एक राष्ट्र हुआ ना। उसके बाद हमने राज्य के बारे में डिस्कस किया, तो राज्य क्या हुआ, हमारा बिहार राज्य हो गया। उसके बाद जिला के बारे में डिस्कस किया, तो पटना और शिवहर एक जिला हो गया ना। तो उसी प्रकार हमको राष्ट्रीय आय मतलब देश, और जिला के बारे में नहीं डिस्कस करना है ना, राज्य के बारे में हमको पूरा देश के, भारत देश की बात किया जा रहा है, जो उसका आय कितना है मतलब उसका इनकम कितना हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब देखिए किसी देश में एक वर्ष में कितना, एक वर्ष यहाँ पर समझिए दोस्त, एक वर्ष कितना होता है, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन में मतलब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। अब देखिए दोस्त, उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, वस्तुएं सेवाएं क्या होती है, कैसे उत्पादित होती है, उसको और नहीं जानते हैं तो फिर से समझ लीजिए। देखिए उत्पादित वस्तुएं क्या होती है, इस वस्तु को हमने उत्पादित किया है कि नहीं, कोई कंपनी इस वस्तु को उत्पादित किया होगी, इस मार्कर को, तो वस्तुओं को उत्पादित करना। उसके बाद सेवाओं को उत्पादित करना, किसी प्रकार का सेवा हो सकता है, अपने फर्स्ट वीडियो में समझा दिए सेवा क्या होता है। तो किसी प्रकार का सेवा को जब उत्पादित कर देते हैं और कुल मूल्य से लगाया जा सकता है, मतलब दोनों को अगर किसी प्रकार को, इस वस्तु हो गया, इसको अगर हम क्या करते हैं, इस वस्तु को बेच देते हैं, और इस वस्तु को बेचने के बाद जितना मूल्य हमें प्राप्त होता है, तो प्राप्त जितना मूल्य होगा और पूरे देश में पूरा वस्तु और सेवा को बेच दिया जाए और उसको प्राप्त किया जाए, तो क्या होगा, उसका राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। और एक और टॉपिक इसमें देखिए क्या होता है, राष्ट्रीय आय यह भी पूछता है, अगर हम राष्ट्रीय आय देश की मतलब उत्पादित वस्तुओं को हम अगर जैसे मार्कर उत्पादित कर दिए, ठीक है, इस मार्कर को और विदेश में किसी देश में ले जाकर बेच दिए इस प्रोडक्ट को, और वहाँ से जितना इनकम हमें प्राप्त होता है उसको भी हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं।
क्या चीज़ में जोड़ते हैं? राष्ट्रीय आय में। अगर इस मार्कर को फिर से समझिए, अगर आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं तो उस मोबाइल को अगर इस इंडिया कंपनी ने बनाया होता, अगर ले आकर हम उसको विदेश में बेच देते और विदेश में सेल करते हैं उस मोबाइल को, तो क्या होगा? और उससे जितना हमें इस देश में उस कंपनी को इनकम होता है तो देश में नहीं हो रहा है, तो देश में जब उस कंपनी को इनकम होता है तो उसको ही बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्त, ये समझ में आ चुका है इतना टॉपिक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप उतारने के लिए तो नोटबुक में आप इसको स्टेप बाय एक एक टॉपिक को उतार सकते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए उतारने के बाद क्या कीजिएगा, आप नोट्स में इसको उतारिएगा दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के इंटरव्यू से लेकर। ठीक है, पूरा VBI टॉपिक है, हर साल मतलब इस टाइप से ऑब्जेक्टिव आपको बनते रहता है, तो इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको बात करते हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्त हमने पहले के स्लाइड में पढ़ चुका है राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या क्या टॉपिक है। राष्ट्रीय आय के कितने प्रकार होते हैं, इसके धारणा के अनुसार इसको कितने प्रकार के मतलब बांटा गया है, इसको ना अलग अलग प्रकार से हम पढ़ेंगे। जो राष्ट्रीय आय कौन कौन से प्रकार में उसको क्या क्या आय को कौन कौन आय को हमको जानकारी लेना है। तो देखिए आपने सबसे पहले अगर न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा GDP की बात बताई जाती है। GDP, NNP बताया जाता है ना, और GNP बताया जाता है। GDP का नाम तो आपने सुना होगा, और GDP क्या होता है भाई ना, GDP को हमने सुना है, तो GDP क्या होता है न्यूज़ देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। देखिए आज हम उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, GDP क्या होता है। देखिए GDP सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर राष्ट्रीय आय को 3 भाग में बांट दिए। पूछ सकता है जो राष्ट्रीय आय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। फर्स्ट नंबर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GDP। समझ में आ गया? ग्रॉस G, डोमेस्टिक्स मतलब D, और प्रोडक्ट मतलब P। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर आता है टॉपिक कुल या सकल। कुल या सकल, इसको भी बोल सकते हैं कुल घरेलू उत्पाद या कुल या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तो घरेलू मतलब क्या होता है, घर के जो एक घर में उत्पाद होता है तो उसको सकल घरेलू उत्पाद हो गया। और राष्ट्रीय उत्पाद की बात है मतलब पूरे देश में जितना उत्पादित हो रहा है तो उसको राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है। तो इसको देखिए, इसका इंग्लिश क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है तो उसको G से ग्रॉस है तो G हो गया, N से नेशनल तो N, और P से प्रोडक्ट तो NNP। GDP आपने सुन लिया, इसका आपको बहुत ही VBI होता है। GDP का पूछता है फुल फॉर्म क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद पूछता है NNP का फुल फॉर्म सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट NNP। 3 नंबर टॉपिक है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। ठीक है, यहाँ पे GNP होगा, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, और NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ जाए तीनों टॉपिक बहुत ही VBI, क्योंकि एग्जाम के इंटरव्यू से हमेशा ऑब्जेक्टिव में इससे पूछता रहता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद। अब तीनों टॉपिक को हम एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, GDP देखिए किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP कहा जाता है। अब देखिए किसी देश में, इंडिया हो, अमेरिका हो, किसी भी प्रकार के देश हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी प्रकार के देश हो, हम किसी भी देश की बात कर सकते हैं। हर देश में GDP होता है, यहाँ भी भारत में GDP है। तो हम जो मानिए भारत के अनुसार ही चलते हैं, तो किसी भी देश में मानिए भारत में वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु और सेवा का जब हम उत्पादन, कुल उत्पादन कर देते हैं, कुल जितना भी उत्पादन किए, ठीक है,
जितना भी, अब जैसे घर में मानिए जो हम मार्कर को बना रहे हैं कंपनी के थ्रू, छोटा से कंपनी बना लिए हैं जहाँ पे अगरबत्ती का मतलब कथी का उत्पादित कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे प्लास्टिक उत्पादित कर रहे हैं, चावल का उत्पादित कर रहे हैं, गेहूं के उत्पादित कर रहे हैं, तो उसको पूरा जितना उत्पादित हो रहा है तो उस कुल उत्पादित को हम क्या कहते हैं, जीडीपी। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी इसको नहीं बोला जाता है जो उसको बेचकर जितना में पैसा प्राप्त होता है उसको जीडीपी नहीं बोला जाता है। उत्पादन वस्तु जितना हो गया वो पूरा वस्तु को हमको या सेवा को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2 नंबर है जिसको बोलते हैं जीएनपी। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेम टू सेम यही परिभाषा रहता है, उसके बाद कुछ इसमें जोड़ देते हैं। किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल, यहाँ पे तो उसे क्या बोलते हैं, और उसे हम मतलब उनके मौलिक, अब यहाँ पे उत्पादित की जाती है और उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब देखिए उसके उनके मौद्रिक मतलब पैसा, अब यहाँ पर हम सिर्फ वस्तु को और उत्पादित कर दे रहे हैं तो उसको जीडीपी बोलेंगे, और उस वस्तु को जब हम बेच दे रहे हैं, ठीक है, जब वस्तु को पूरा बेच दे रहे हैं भाई हम, तो जब हम वस्तु को बेचकर और पैसा हम ले लेते हैं, ठीक है, जब पैसा लेने की बात कर देते हैं, हम पैसा ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, और 3 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी कहलाता है। अब देखिए इसको परिभाषा को समझिए क्या होता है। सबसे पहले बता दें कि और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, हमको क्या होता है, सकल घरेलू और राष्ट्रीय उत्पाद को हम प्रोडक्ट जब हम मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, जैसे इस मार्कर को बनाए, इस बोर्ड को बनाए, तो हमें इस खर्चा लगा होगा, कुछ खर्चा लगा होगा नू। इस कंपनी में हमको मानिए इसको जैसे स्टील हो गया तो इसको फ्रेश करने के लिए हमको कुछ रुपया लगा होगा, उसको बस इस प्रोडक्ट को लाने में हमको कुछ खर्चा लगा होगा, उस मशीन के जो यहाँ पे जो बना रहा है उसको कुछ मनी देना पड़ता, पैसा देना पड़ता है ना, उसके भी मंथली है। तो जितना हमें खर्चा लगा उस वो प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, तो उसको हम जब घटा लेते हैं, ठीक है, उसको हम जब घटा लेते हैं, जितना में हम बेचे उसमें से हम उसको घटा लेते हैं, तो जितना हमें बचता है नू उसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आया कुछ? अब जैसे देखिए, समझ में नहीं है तो फिर से समझिए। मानिए जी इस वस्तु को हमने 20 रुपया खरीदा, ठीक है, अब 20 रुपये में खरीद कर हमने इसको क्या किया, मतलब 20 रुपया में इस वस्तु को बनाने में हमको पूरा कंपनी से 20 रुपया खर्चा लग गया, ठीक है, अब 20 रुपया लगा, और अब देखिए इसमें से 5 रुपये लेबर के दिए, 5 रुपये इसको मतलब फ्रेश करने के लिए लगा, 5 रुपये इसको पूरा करने प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा, 5 रुपये यहाँ से पार्सल करने के लिए लगा, तो 20 रुपये हो गया। और 20 रुपये करने के बाद उस प्रोडक्ट को हमने 25 रुपये बेच दिया इस मार्कर को। जब हमने 25 रुपये बेचा तो हमने 25 रुपये में से 20 रुपये घटा देंगे तो हमको 5 रुपये प्राप्त हुआ नू, तो उस 5 रुपये को हम शुद्ध राष्ट्रीय मतलब शुद्ध रुपया हमको उतना प्राप्त हो गया तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। आपको यह समझ में आ चुका होगा दोस्त। और चलिए इतना समझ में आ चुका है तो इसको आप नोट पैड में उतार लिए, नोटबुक में, और नोटबुक में उतारने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हमने पहले क्या किया हुआ है कि हमने पहले बात किया पिछले स्लाइड में क्या चीज़ जी मतलब बात किया हुआ था राष्ट्रीय आय के प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, आपको समझा दिए हैं। उसके बाद हमने बात किया है, ठीक है, देखिए प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। इसका इंग्लिश क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। आप ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले इसको डिस्कस कर लिख चुका है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में समझा चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी इस टॉपिक के बारे में बात करना है तो इसको हम समझा देते हैं ना, समझा देते हैं। तो देखिए कैसे ये प्रति व्यक्ति आय की बात किया जा रहा है। राष्ट्र मतलब किसी राष्ट्र में, किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में कुल जनसंख्या, जितना भी जनसंख्या है, ठीक है, कुल जनसंख्या की बात की जा रही है, जितने भी जनसंख्या होगा उसका कुछ ना तो कुछ तो आय होगा। तो यहाँ पे देखिए उसका मतलब राष्ट्र की पूरा आय, कुल आय और उस देश की कुल जनसंख्या,
से जब हम भाग दे देते हैं तो जो उसका भागफल जो हमें प्राप्त होता है तो क्या होगा, वो हमें होगा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। वो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और बताया जा रहा है जो देश की मतलब राष्ट्र की जो आय है, कुल आय है, उसमें कुल जनसंख्या के राष्ट्र की आय देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है राष्ट्र की आय अब बाई कुल जनसंख्या, ठीक है। उस देश की कुल जनसंख्या, इसको बताया जा रहा है जो राष्ट्र की आय में कुल जनसंख्या से जब भाग दे देते हैं और उसका जो भागफल हमें प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। वो आपको समझ में आ चुका है। सेकंड नंबर टॉपिक क्या होता है, देखिए भारत में सर्वप्रथम, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो फर्स्ट चैप्टर में जाइए, उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, मतलब भारत में सर्वप्रथम यह राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम भारत में किसने किया हुआ था और कब हुआ था, तो देखिए 1868 ईस्वी भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब हुआ था, 1868 ईस्वी। सेकंड नंबर टॉपिक है किसने किया हुआ था ये राष्ट्रीय आय की गणना, किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और गणना किस संस्था के द्वारा होती है, यह गणना जो है मतलब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो थी किस संस्था के द्वारा होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं CSO, ठीक है, CSO। अब देखिए संस्था की स्थापना, उस संस्था जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना देखिए सन 1954 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना हुई थी। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है, जब आय की गणना होती है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, जिसमें से 3 टॉपिक देखिए, 3 टॉपिक दिया हुआ है आपके। 3 टॉपिक देखिए क्या क्या है। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, ठीक है, आंकड़ों को, दोहरी गणना की संभावना, उसके बाद मूल्य के मापने की कठिनाई। अब देखिए ये मूल्य मापने की कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं, ठीक है दोस्त, तो डिटेल में समझाते हैं। देखिए इसको पूरा सब फर्स्ट नंबर टॉपिक देखिए, इसको आप समझा देते हैं, उसके बाद पूरा एक एक करके समझाएंगे, ठीक है दोस्त। फर्स्ट नंबर टॉपिक देखिए दोस्त, आंकड़ों की एकत्र करने में कठिनाई। तो देखिए आंकड़ा क्या होता है, ठीक है। आंकड़ा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा मतलब राष्ट्रीय आय जो है, हमको पैसा कितना हो रहा है, तो उस आय को हम एकत्र करते हैं, एक एक करके लिखते हैं उसको, कितना हर व्यक्ति की इनकम है उसको एकत्र करते हैं। तो उसको बहुत, अब बताइए हर गांव में घूम घूम के एकत्र करना, हर शहर में एकत्र करना, उसको डायरी में लिखना, हमको कितना एकत्र करने में कितना कठिनाई होती है भाई। हर व्यक्ति को, हर घर में एक एक व्यक्ति का एकत्र करना ना, आंकड़ा को, जो कितना रुपया वो कमाता है, क्या क्या करता है, उसका पूरा एकत्र करना क्या होती है, राष्ट्रीय मतलब आंकड़ों को एकत्र करने में बहुत कठिनाई होती है। उसके बाद दोहरी गणना की संभावना। अब देखिए क्या होता है, उसी आंकड़ा को हम बना लिए गांव की आंकड़ा को, और जब हम राष्ट्र में भेजते हैं तो क्या होता है, कैसे वैसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिसको दोहरा दिया जाता है, तो उसका आंकड़ा जैसे 50 का है तो 100 हो जाता है। तो जब वैसे आंकड़े दोहरा दिए जाते हैं, दोहरी गणना की संभावना वहाँ पे दिखाई देने लगती है। जब दोहरा दिए थे, अब इतना का टारगेट है, 50 का टारगेट है, एक बार 100 हो जाता है, तो क्या होता है, तो हमें फिर से गणना करने की संभावना पड़ती है। तो इसलिए दोहरी गणना की संभावना हो सकती है, यह भी एक कठिनाई है। मूल्य के मापने में कठिनाई, देखिए मूल्य के मापने में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मूल्य कैसे मापा जाता है, क्या होता है, जो मूल्य है तो हम किसी वस्तु को, जब हम जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ से किसी वस्तु को हम प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं, तो वहाँ से जो उद्योग है वहाँ पे उस प्रोडक्ट का 5 रुपया दाम होता है, उसको लाने में हमको खर्च लग जाता है 10 रुपया, वह हो गया यहाँ पे आते आते 15 रुपया। लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ से जब हम थोक में उसको बेचते हैं तो उसको 20 रुपया बेचते हैं, और वहाँ पे जब लोग हर व्यक्ति के पास जाता है, छोटे छोटे दुकानों में जाता है, तो वो अपने 25 रुपये में बेचता है। तो ऐसे करके 5 रुपये वस्तु की कितना दाम हो गया, 25 रुपया। तो वहाँ पे मूल्य मापने जो होता है, अब देखिए वहाँ पर 5 रुपये हुआ, यहाँ पे 25 रुपया हो गया, तो मूल्य मापने में भी एक कठिनाई होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपने तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल में समझ लिया, ठीक है।
विकास की क्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही राष्ट्रीय विकास की स्थिति संपन्न होती है। अब देखिए होती कैसे है विकास की आय, विकास की जैसे बोलता है राष्ट्रीय आय में विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के योगदान का है। इस विकास जो हो रहा है उसमें प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय के योगदान का है, उसके बारे में बात करना है। तो विकास की जो क्रिया है किसी भी माध्यम में से राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय आपको समझा दिए राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही आर्थिक विकास, जो हमारा आर्थिक और प्रति व्यक्ति आय का जो बढ़ता है, और राष्ट्रीय आय जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ गया, तो क्या होगा, जब हमारा प्रति व्यक्ति 5 रुपये कमा रहे हैं 10 रुपये कमाने लगे तो हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा, हमारा आर्थिक विकास भी होगा। तो उसी प्रकार जब हम राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय जब वृद्धि हो जाता है तो वहाँ पे आर्थिक विकास संपन्न होना चालू हो जाता है। तो दोस्त इस चैप्टर में हमने इस पूरे टॉपिक के बारे में बात कर ली है, ठीक है, आपको समझ में आ चुका है इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक से VVI है। तो ये पूरा जितना आपको समझाया ना पूरा VVI है, और आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो हो चुका है लेकिन 30 मिनट से या 35 मिनट के अंतर्गत ये वीडियो समाप्त हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यहाँ पे इस चैप्टर को हम पूरा समाप्त कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो में तो 3 पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद से वीडियो आएगा जो उसमें हम आपको एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको पूरा इस चैप्टर का पूरा एक एक करके वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे PDF के माध्यम या बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्त यहाँ तक इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए जे भैया हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिए दोस्त, आप कहाँ से हैं, ठीक है, वो भी कमेंट कर दीजिए, अपना नाम भी यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। आप रेगुलर क्लास करते हैं तो, और नहीं करते हैं, आपके दोस्त भी है सब क्लास करने के लिए 10th में पढ़ रहा है तो उसको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और इसको इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। देखिए इस चैप्टर को हमने आपको सबसे कम समय में समाप्त किया, और आपको हम बता रहे हैं इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्त आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी अंजाद के साथ। और आपको सबसे पहले इस नोटबुक में इसको उतार लीजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्त जय हिंद, जय भारत।